हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिमा और स्वागत करती हूं मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य का सामाजिक जीवन। आज हम मगध साम्राज्य के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। आज हम मगध साम्राज्य के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य के सामाजिक जीवन में क्या थी, तो वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला होता है ब्राह्मण, ये तो हम लोग जानते ही हैं। दूसरा नंबर क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ब्राह्मण जो होता था उनका कार्य क्या होता था, तो पूजा पाठ करवाना, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना, वेद पढ़ना, दान देना और लेना ब्राह्मण का कार्य होता था। दूसरा नंबर में क्षत्रिय आ जाता है। क्षत्रिय का कार्य होता था युद्ध लड़ना, युद्ध में भाग लेना तथा वेद पढ़ना। वेद क्षेत्रीय जाति के लोग भी पढ़ सकते थे। वेद जो होता था, वेद की शिक्षा वो क्षेत्रीय जाति के लोग भी ले सकते थे। तीसरा है वैश्य। वैश्य लोगों का कार्य होता था व्यापार करना, ये लोग भी पढ़ लिख सकते थे। उसके नीचे आता था शूद्र। शूद्र का कार्य होता था तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्र का क्या कार्य होता था, तो तीनों वर्णों की सेवा करना। मेगास्थनीज की इंडिका में बताया गया है कि जाति 7 प्रकार के होते थे। जाति कितने प्रकार के होते थे, तो 7 प्रकार के होते थे। और अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा था उसमें बताया गया है कि जाति 4 प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र के अनुसार शूद्र के कार्य। शूद्र आर्य होता था। शूद्र क्या होता था, तो आर्य होता था। और आर्य जो होता था वो सेना में भाग ले सकता था। ये श्रेष्ठ होते थे। अब देखते हैं संकर और मिश्रित जाति को। संकर जाति और मिश्रित जाति ये 2 प्रकार के होते थे, अनुलोंग और प्रतिलोंग। अनुलोंग शादी किसको बोला जाता था और प्रतिलोंग शादी किसको बोला जाता था, तो चलिए समझते हैं। अब अनुलोंग शादी जिसमें लड़का उच्च वर्ग का हो और लड़की निम्न वर्ग का हो, तो इस ऐसे विवाह को क्या कहा जाता था, तो अनुलोंग विवाह। और जिसमें लड़का निम्न जाति का हो और लड़की उच्च वर्ग का हो, तो इस विवाह को क्या कहा जाता था, तो प्रतिलोंग विवाह। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं दूसरा ब्राह्मण। अब देखते हैं मौर्य काल में ब्राह्मण जो होते थे वो छोटे लोगों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। कुछ कार्य को दूषित माना जाता था, जैसे शव का अंतिम संस्कार, मृत जानवरों को छूना, यह सब काम चांडाल लोग करते थे। इन्हें निम्न श्रेणी का माना जाता था। और इन्हें क्या माना जाता था, तो निम्न श्रेणी को। चांडाल को छूना या देखना पाप माना जाता था। मौर्य काल में चांडाल एक जाति होते थे जिसको छूना या देखना पाप माना जाता था। अब हम देखते हैं मनुस्मृति के अनुसार चांडाल का कार्य। मनुस्मृति एक बुक है जिसमें चांडाल के कार्य लिखे हैं। चांडाल गांव से बाहर रहना और मृत लोगों का कपड़ा पहनना। चांडाल लोग जो होते थे उनको गांव से बाहर रखा जाता था और मृत लोगों का कपड़ा पहनने के लिए दिया जाता था। फेंके बर्तनों का इस्तेमाल करना, और जो बड़े लोगों द्वारा फेंक दिए जाते थे बर्तन उसका इस्तेमाल करते थे चांडाल लोग। रात में नगर या शहर में चलने की मनाही। रात में इनका नगर और शहर में चलने की मनाही होता था। चौथा पॉइंट है, इन लोगों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था ताकि दूसरे लोग इन्हें देखने से बच सके। अगला है स्त्रियों की दशा। अब हम देखते हैं मौर्य काल में स्त्रियों की क्या दशा थी। तो सम्राट घर की स्त्रियां जो होती थी वो घर से नहीं निकलती थी। सम्राट घर की स्त्रियां घर से नहीं निकलती थी। अर्थशास्त्र में इसे अनिष्कासिनी कहा जाता था। अर्थशास्त्र में स्त्रियों को क्या कहा जाता था, तो अनिष्कासिनी कहा जाता था। उस टाइम पुनर्विवाह होता था। सती प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सती प्रथा जो होता है उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। गणिका प्रथा था। उस टाइम क्या था, तो गणिका प्रथा था। गणिका, वेश्या, ये सब प्रथाएं चलती थी उस टाइम। गणिका के अध्यक्ष को गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। और जो स्त्रियां स्वतंत्र रूप से गणिका कार्य करती थी उसे रूपा जीवा कहा जाता था। जो स्त्रियां स्वतंत्र रूप से गणिका कार्य करती थी उसे क्या कहा जाता था, तो रूपा जीवा। अब हम देखते हैं आर्थिक जीवन को।
आर्थिक जीवन में है कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और सिक्के। अर्थशास्त्र में वृत्ता कहा जाता था। वृत्ता किसको कहा जाता था? तो कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य जो होता था उसको अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता था? तो वृत्ता कहा जाता था। दूसरा पॉइंट है उत्तम कृषि। मौर्य काल में उत्तम कृषि क्या क्या थी? तो धान और गन्ना। धान और गन्ना को उत्तम कृषि माना जाता था। मौर्य काल में उत्तम कृषि किसको माना जाता था? तो धान और गन्ना को। तीसरा है खेती करने के लिए सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। सुदर्शन झील का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और दूसरा अशोक ने किया था और तीसरा रुद्रदामन ने किया था। ये सब पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है पशुपालन। भेड़, बकरी, सूअर आदि वहाँ के प्रमुख पशु थे। प्रमुख पशु यही सब पशु को वहाँ पाला जाता था। उसके बाद है उद्योग। उद्योग में जो था वो सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख होता था। व्यापार, व्यापार को क्या कहा जाता था? तो सार्थवा कहा जाता था। व्यापार को क्या कहा जाता था? सार्थवा। व्यापार करने के लिए 3 बंदरगाहें थी। पश्चिम तट के प्राचीन बंदरगाह एवं बड़ा बंदरगाह क्या था? तो भड़ोच बंदरगाह। सबसे बड़ा और प्राचीन बंदरगाह क्या था? तो भड़ोच बंदरगाह। यह आज गुजरात में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। दूसरा है पूर्वी तट के ताम्रलिप्त बंदरगाह, यह बंगाल में है। और तीसरा है सोपरा बंदरगाह, यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है सिक्के। सिक्के को पन, पंचमार या कशापन कहा जाता था। उस टाइम सिक्के को क्या क्या कहा जाता था? तो सिक्के को पन कहा जाता था, पंचमार कहा जाता था या कशापन कहा जाता था। उस टाइम सोने के सिक्के चलते थे लेकिन उसका उतना भी ज़्यादा प्रयोग में नहीं था। सोने के सिक्के उतना भी ज़्यादा प्रयोग में नहीं था। सोने के सिक्के का प्रयोग कब किया गया? तो गुप्त काल में। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है इसीलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।